साल 1980 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अंधेरे से भरी ट्रेडिंग में एक लड़का अपना पहला कदम रखता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आने वाले चंद सालों में उसको इस मार्केट में बिग बुल के नाम से जाना जाएगा। वो जिस घर में रहता था उस घर से 10 गुना बड़े घर, शानदार ऑफिसेस और इंपोर्टेड गाड़ियाँ सब उसके हिस्से में आने वाले थे। लेकिन जिस रफ्तार से उसकी तरक्की हुई थी उतनी ही तेज़ी से उसका डाउनफॉल भी लिखा जा चुका था। मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। मगर असल कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। साल था 1973। रायपुर का एक छोटा सा शहर जिसमें सिर्फ 18 साल का अरशद मेहता अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। वालिद का छोटा सा बिजनेस वो भी डूब रहा था और सेहत भी साथ नहीं दे रही थी। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, एक ही जज्बा था कि हालात कैसे बदले जाएं। इसी सोच के साथ उसने इस बात का फैसला किया कि वो उस शहर का रुख करेगा जहां वो अपने आप को बदल सकता है, अपने ख्वाब सच कर सकता है। मुंबई में लाला लाजपत राय कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया और वहां एक छोटी छोटी सी जॉब करनी शुरू कर दी। प्लास्टिक का स्क्रैप इकट्ठा करके बेचा, सीमेंट की ट्रेडिंग की और कई दफ़ा पैसे बचाने के लिए सामान को अपने कंधे पर लाद कर खुद पहुंचा देता। कुछ सालों बाद उसका पूरा ख़ानदान भी रायपुर से मुंबई में शिफ्ट हो गया। 1977 में कॉलेज मुकम्मल करने के बाद अरशद को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 600 रुपये महीना एक क्लर्क की नौकरी मिली। उसने अपने भाई के साथ मिलकर एक साइड बिजनेस भी रन किया, जो कि बहुत ही कोशिशों के बावजूद एक कामयाब बिजनेस ना बन सका। उस वक्त बीएसई ट्रेडिंग एक ऐसी जगह थी जहां शेयर खरीदने और बेचने का सिलसिला अपने हाथ के इशारों और आवाज़ों पर होता था। कंप्यूटराइज ट्रेडिंग का भी ज़माना बहुत दूर था। इस ट्रेडिंग रिंग में घुसने के लिए जॉबर बनना ज़रूरी था और जॉबर सिर्फ ब्रोकर्स के होते थे। इस लड़के अरशद ने एक ब्रोकर से गुजारिश की कि मुझे अपना ब्रोकर बना लो, लेकिन वो मानता ही नहीं था। बहुत ही कोशिशों और काविशों के बाद आखिरकार उसको बैच मिल गई, लेकिन नौकरी का पहला ही दिन उसके लिए तबाही का दिन साबित हुआ। उसने अपने पहले दिन 2000 गवा दिए, लेकिन ये 2000 गवा के उसने एक बहुत बड़ा सबक हासिल किया। ये 2000 का नुकसान उसको तोड़ ना सका और उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया कि उसका शुमार बेहतरीन जॉबर्स में होने लगा। एक दिन जो लड़का किराए के छोटे से घर में रहता था, अब उसके पास 15,000 स्क्वायर फीट का एक पेंट हाउस था। उसके गैराज में 29 गाड़ियाँ थीं, जिनमें इंडिया की हर तरफ सिर्फ उसका ही जिक्र था। स्टॉक मार्केट ने उसको एक नई पहचान दे दी थी। वो सिर्फ अब अरशद मेहता नहीं था, वो था बिग बुल। The money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam. ऐसे ना जाने कितने एज वेल स्कैम्स की स्टोरीज हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जिनको हम सुनकर इनसे एंटरटेन होकर इनको बुला देते हैं और सोचते हैं कि इस स्टॉक मार्केट से हमारा क्या ही लेना देना। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, आपके एक शॉप से लेकर आपके ड्रीम हाउस तक, ये हर जगह आपको इम्पेक्ट कर रहा होता है। आपके लाइफ के हर एक डिसीजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इम्पेक्ट कर रहा होता है। और इस तरह के हालात में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये स्टॉक मार्केट है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये काम कैसे करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में स्टॉक मार्केट को शुरू से बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इस मार्केट की स्टार्टिंग आज से तकरीबन 400 साल पहले हुई थी। 1600 के टाइम पर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आज नीदरलैंड्स है। तब लोग शिप्स के ज़रिए डिस्कवर किया करते थे। अभी पूरी दुनिया का मैप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो यह कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने जहाज़ भेजा करती थी ट्रेड करने के लिए और डिस्कवर करने के लिए। लेकिन हर सफ़र में वापसी के दौरान एक जहाज़ मिसिंग होता था। इस रूट को फाइंड करने के लिए उनको फंड्स की ज़रूरत होती थी, तो उन्होंने दिमाग लड़ाया कि क्यों ना हम लोकल लोगों से पैसा लेकर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट भी उनके साथ शेयर करें। तो इस चीज़ में वो कामयाब रहे और उन्होंने लोगों से 6 मिलियन कलेक्ट किए, जो कि आज के 110 मिलियन डॉलर के बराबर हैं। अब इस सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक हैम्स्टर स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखी जाती है, जिसको आज हम दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट के रूप में जानते हैं। और इस तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया के सबसे पहली पब्लिकली ट्रेड करने वाली मार्केट बन जाती है।
कंपनी बन जाती है। और इस मॉडल से इंस्पायर होकर बहुत सारी कंट्रीज़ में फंडिंग कलेक्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की स्टार्टिंग हुई। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, इन सब का एक ही मतलब होता है, ये वो मार्केट है जहां आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। किसी भी कंपनी के शेयर बाय करने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी के कुछ परसेंट ओनरशिप बाय कर रहे हो। और इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी कंपनी के आपने शेयर बाय किए हुए हैं, अगर उस कंपनी को कोई बेनिफिट होता है तो उसका कुछ परसेंट के हकदार आप भी हो, और साथ ही अगर उसको कोई लॉस होता है तो वो आपको भी सहना पड़ेगा। अब इस स्टॉक मार्केट को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो आप पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में रहते हो, जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है। अब आपने यहाँ पर एक कोई मिल लगाई हुई है और जहाँ पे आपका कपड़ा तैयार होता है, और आपकी प्रोडक्ट लोगों को इतनी पसंद आती है कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट आते ही विदिन अ फ्यू मिनट्स या हावर्स आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है, आपका सारा स्टॉक सेल हो जाता है। अब एक दिन आप सोचते हो कि अगर मेरी प्रोडक्ट लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है तो क्यों ना इसको बढ़ाया जाए, अपनी मशीनों को ज़्यादा करके अपने कपड़े की क्वांटिटी ज़्यादा करूं और इसको लाहौर भी सेल करूं, कराची में भी सेल करूं। और आप इसके लिए आपको पैसे भी चाहिए होते हैं। अब आप अपने रिश्तेदारों में से, अपने दोस्तों के में से पैसे मांगकर इस काम को, अपनी मशीनों को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और अब आपकी इंडस्ट्री उधर लाहौर में भी है और कराची में भी है, लेकिन अब आप देखते हो कि उधर भी बहुत सारा काम आपका हो गया है, लेकिन अभी भी लोग आपके काम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब आपके पास पैसे भी नहीं हैं। अब इस चीज़ को करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो बैंक में से लोन ले लिया जाए, जो कि चांस है मिलता है नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लग जाता है और उसके 1 महीने के बाद ही एमिट शुरू हो जाएगी, जो कि एक बिज़नेस को रन करने के लिए तकरीबन 4 से 5 मंथ तो कहीं नहीं गए, तो आपका काम जो चल रहा है वो भी बंद होने का ख़तरा है। तो अब सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोगों के पास जाओ, उनको अपनी कंपनी के बेनिफिट्स बताओ, एडवांटेजेस बताओ और उनसे कहो कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। और जब भी कोई कंपनी लोगों के पास पहली बार जाती है पैसा इकट्ठा करने, तो इसको IPO कहते हैं। किसी भी कंपनी के आगे जब पब्लिक लिमिटेड लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स लोगों के दरमियान सेल कर चुकी है और अब उस कंपनी के शेयर्स लोग मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आप उसको सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। अब ये जो कपड़े का काम था आपने अकेले शुरू किया था, लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम था, उसमें कोई चीज़ थी जिससे आपने लोगों को अपने कारोबार में हिस्सेदारी दी और लोग भी आपसे कमा रहे हैं। इस चीज़ को स्टॉक मार्केट कहते हैं। इससे ये पता लगता है कि बिज़नेस में प्रोडक्ट में दम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एक बंदा अपनी कंपनी के कितने ज़्यादा शेयर सेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी की वैल्यू 1 लाख है तो 1 रुपये के हिसाब से आप अपनी कंपनी के 1 लाख शेयर सेल कर सकते हैं, 50 पैसे के हिसाब से 2 लाख शेयर। लेकिन ऐसा कोई भी करता नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी के सारे शेयर सेल कर देंगे तो एक हिसाब से अपनी ओनरशिप आपने लोगों को दे दी और लोग अब आपकी कंपनी के लिए डिसीजन ले सकते हैं, फैसले कर सकते हैं। इसी वजह से ओनर्स ऑफ कंपनी जो होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स खुद के पास रखते हैं। जैसे कि फेसबुक के 60% शेयर्स मार्क ज़करबर्ग के खुद के पास हैं। अब आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंटरनेट आने के बाद ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इस वजह से उसमें आप अपने पैसे रख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इस वजह से कि आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं तो उस वजह से चाहिए होगा, और जब आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर रहे हो तो उसको डिजिटली स्टोर करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आजकल ऑलमोस्ट सब बैंक्स 3-in-1 अकाउंट्स ऑफ़र करने लग गए हैं आपको। अब हम जैसे लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। रियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और रियल इन्वेस्टर्स को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकर्स की ज़रूरत होती है। ब्रोकर्स वो होते हैं जो बायर और सेलर को मिलवाते हैं। अब हमारा ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या कोई ऐप भी हो सकती है। जब आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो अगर वो ब्रोकर आपका बैंक है तो उसकी फ़ी 1% चार्ज कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके ऊपर डीप रिसर्च करते हैं तो आपको मार्केट में ऐसे ब्रोकर भी मिल जाएंगे जो आपसे 0.05% या 0.01% चार्ज करेंगे। ये रेट्स उनके लिए डिसएडवांटेज है जो लोग एक दिन में बहुत सारे स्टॉक्स बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं,
क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा ब्रोकर की फ़ीस में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दो फॉर द एल्गोरिदम एंड इसको आगे भी शेयर कर दो। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, फाइनेंशियल टॉपिक हो या एजुकेशनल टॉपिक हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड कीप इंस्पायरिंग।